इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ वक्त हो चला है देश भर की कुछ बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सांसदों से अपील, सकारात्मक, जिम्मेदार और राष्ट्रहित में काम करने की कई अपील। कहा, आत्मविश्वास से भरपूर भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। दिल्ली में यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हुआ अंतिम संस्कार। बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अमित शाह, नितिन गडकरी, नितिन नवीन सहित कई अन्य नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, आज आत्मनिर्भर हो रहा हमारा भारत। 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से सकारात्मक, जिम्मेदार और राष्ट्रहित में काम करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि इस तिमाही की शुरुआत बेहद ही सकारात्मक रही। आत्मविश्वास से भरपूर भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। यह आकर्षण का केंद्र भी बन गया। इस तिमाही की शुरुआत में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में भारत की दिशाएं कितनी उज्जवल है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से भारत के निर्माता इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया।
अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते ही तो नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 2012 के पुराने नियम ही फिलहाल लागू रहेंगे। सीजीआई सूर्यकांत जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर से पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गई, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कभी भी भेदभाव नहीं किया, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था, हम जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूजीसी के मामले में जो बातें निकल कर आ रही हैं, हमारा मानना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे। हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय समय पर भेदभाव होता है। इसके साथ ही अन्य नेताओं ने भी यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई? आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई है, जो नए यूजीसी के नियम आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है और कोर्ट ने इस पूरे जो हमारी आज बहस थी, जो हमारा मकसद था, जो हमारा पॉइंट था, वो यही था कि जिस तरह से इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किया गया है उससे समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट होगा और ये डेफिनेशन कानूनन रूप से सही नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यूनिटी को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, कहा कि यूनिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिफ्लेक्ट होती है एजुकेशनल संस्थानों में खास। बिल्कुल, क्या टिप्पणी? देखिए, जिस तरह से आज हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट बेसिस पे, और जिस तरह से हम लोगों का एक समग्र समाज ये आशा करता है, हमारा संविधान का जो मूलभूत संरचना है वो ये है कि सारे लोग एक समान रहें और किसी भी तरह से किसी भी ढंग का कोई भेदभाव ना हो, तो उसको सही से एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में डिफाइन करना जरूरी है, और अगर वो नहीं डिफाइन होगा तो उससे क्या कहते हैं समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट। अमेरिका का भी उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उदाहरण दिया था, क्या कहना चाह रहा था सुप्रीम? नहीं, अभी जो आज कोर्ट का ऑर्डर है मैं वहीं तक आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक बात थी, पर अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है मैं उतना ही आपके सामने रखूँ। 19 मार्च को 19 मार्च को जी बिल्कुल स्टे। जी देखिए, जैसे ही ये रेगुलेशन मेरी नॉलेज में आया, हमारे बीएचयू के जूनियर हैं मृत्युंजय तिवारी, वो पार्टी बने और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया। हमने इसमें बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर अकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने यह कहा कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि जहां पे जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत बच्चों के अलग अलग विद्यालय हैं वैसा हो जाए। उन्होंने कहीं न कहीं माना कि ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। केंद्र सरकार को क्या निर्देश हुआ है? केंद्र सरकार को निर्देश यह है कि वो रिप्लाई फाइल करेंगे अपनी इसमें, और केंद्र सरकार मीनवाइल कंसल्ट करेंगे कि इसमें क्या और सुधार हो सकता है, शब्दों को कैसे सही किया जा सकता है, ड्राफ्टिंग कैसे ठीक की जा सकती है, जिससे किसी का भी फाल्सली इम्प्लीकेशन ना हो, उनके चांसेस ना हो। जी स्टे रोक है 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी स्टूडेंट के साथ
कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है, तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं लगता केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी झटका? कोई चीज नहीं है। कौन सा झटका है? देखिए, सरकार भी तो बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया ना। हम तो सुबह भी यही बात कहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आप जाइए, न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और समझ करके स्टे लगाया। बरेली के जो मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम बातें कही, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इसे जीत बता रहे हैं। देखिए, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, किए थे। इस्तीफा दिया जाता है कोई बीमारी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक वजह हो, इसके लिए लोग इस्तीफा देते हैं। और कोई शंकराचार्य बैठे हैं प्रयागराज में, शंकराचार्य से उनके नौकरी से क्या मतलब है? यूजीसी से मुद्दा बताएंगे? यूजीसी को भी नहीं, यूजीसी भी तो उनका क्या इशू है? उनका तो कोई इशू नहीं है। वो इस हवा में अपना नेता बनने की कोशिश किए और इसी वजह से अगर वास्तव में जो इस्तीफा देने के कारण होते हैं वो कारण दिए होते तो वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया होता। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कहते हैं इसको। अब तो वो जीत बता रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं है। क्या होना है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना और अपना रोक लगाई है। अब उसमें बहस होगी ना, बहस होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कमी होगी उसको सुधार करके फिर अपना कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, पहले पन्ने पे लिखा हुआ। उसी आधार पे प्रदेश की सरकार चल रही है, उसी आधार पे केंद्र की सरकार चल रही है। दोनों सरकारें संविधान की बदौलत चल रही हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। भारत की सरकार, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एचएम गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। और एक चीज कहता हूं, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में तो उसका भी समर्थन किया और ईडब्ल्यूएस को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को
उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे, और कुछ लोग मुंह पिजा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। देखिए, यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी को लेकर सड़कों पर बीजेपी के लोग भी उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है, दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई। इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ। हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो, पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, ना रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर दिया था, बजट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के मेट्रो नहीं बनने दे रहे और प्रधानमंत्री भाषण लिख के दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि पढ़िए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो भारत में बन रही है और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, शरद पवार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अंतिम श्रद्धांजलि दी। तो वहीं अंतिम संस्कार के समय हजारों लोग शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाड़ी से विद्या प्रतिष्ठान मैदान तक लाया गया और लोगों ने अजीत दादा अमर रहे के नारों से उन्हें अंतिम विदाई दी। तो वहीं अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी नम आंखों से विदाई दी। पूरे प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र आज अफसोस जता रही है अजीत दादा के लिए, और स्वाभाविक है, लेकिन इस पूरे हादसे में हमारी माली परिवार को श्रद्धांजलि, क्योंकि जो पिंकी माली थी वो यहाँ हमारे सब कार्यकर्ता के सामने पली है और जो वो उन्होंने अपना काम किया, मुझे लगता है श्रद्धांजलि के साथ साथ ये देखना कि हमारे फ्लाइट अटेंडेंट्स, हमारे पायलट्स और पूरे एयरलाइंस को कैसे सेफ सिक्योर रखें ताकि आइंदा ऐसे हादसे न हो। और शिवसेना की तरफ से हमारे कार्यकर्ता भी थे, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे माली परिवार को।
दादा हमारे बीच नहीं रहे, आपकी फैमिली के और दादा से ज्यादा के बहुत करीबी रिश्ते थे, क्या फील होता है? बहुत ही दुख भरी आज की ये वार्ता है और हम सभी इस शोक से बाहर निकले, यही ईश्वर की तरफ को प्रार्थना करूंगा। दादा और हमारे परिवार के संबंध नजदीकी रहे। विधायक जब मैं बना तब दादा का हमेशा में मार्गदर्शन रहा, आगे काम कैसा करना चाहिए, महाराष्ट्र का हित हमेशा दादा ने अपने सामने रखा और वही काम आखिर तक वो करते रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम सबको इस दुख से बाहर निकलने की शक्ति दे और उनका एक दिशा देने वाली रहेगी। महाराष्ट्र के आने की राजनीति में एक बड़ा नेता आज हमने खोया है और बहुत बहुत दुख हो रहा है सबको, ये सब जानते ऐसी यादें हैं जो आपने उनसे सीखी है और आगे जाके आपको लाइफ टाइम वो याद रहेगा? जब मैं पहली बार विधायक बनके विधिमंडल में गया था तो उन्होंने हमारा कामकाज कैसे होना चाहिए, अपने बात के प्रश्न कैसे रखने चाहिए, विधायक बनके आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये हमें बैठ के उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया था और वो सीख हमारे साथ हमेशा रहे। पूरा परिवार एक साथ आया था, लेकिन इस बीच दादा फिर इस तरीके से भगवान के पास न्याय नहीं है, ऐसा ही मैं कहूँगा कि इतना बड़ा अच्छा नेता हमें सबको छोड़ के चले गए हैं। और एक याद मैं बताता हूँ कि कल के 25 तारीख में नांदेड़ में जो हिंद का चादर प्रोग्राम हुआ, सारा दिन उनके साथ रहने का मुझे सहयोग मिला। पूरे नांदेड़ वासियों की मुलाकात हो गई, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हाँ ये नेता हमको छोड़ के चले गया। कल भी दादा की सभा वहाँ होने वाली थी नांदेड़ में, ऐसा प्रस्तावित था, तो नांदेड़ के लिए, बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए कितना बड़ा नुकसान है? नांदेड़ में सभा नहीं थी, नांदेड़ से उतर के और जगह जाने वाले थे कि नांदेड़ में इलेक्शन नहीं था, परभनी वगैरह जाने वाले थे, मगर हमारा दुर्भाग्य यह है कि इतना अच्छा नेता हम छोड़ के चला गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। कृषि और विकास के क्षेत्र में मुझे कहते हुए गर्व है कि किसानों की मेहनत, सरकार की नीतियों के कारण आज हमारे देश की औसत कृषि विकास दर 4.4% है। 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। देश की सर्वांगीण प्रगति और विकास को रेखांकित करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित, जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। और आज विशेषकर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है, अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अगर 1%, 2% भी हो तो बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन लगातार अगर हम पिछला भी 1 दशक की उपलब्धियां देखें तो ये और भी उल्लेखनीय रही है और ये दुनिया में सर्वाधिक है। और भारत में भी कृषि विकास दर इस गति से कभी नहीं बढ़ी। पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि ये पिछले साल था 254.3 MLT पिछले वर्ष से अधिक है ये।
और ये बढ़ोतरी चावल में अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हम बन गए चावल की। चाइना को, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, सरसों हो, मोटे अनाज हो, इनमें अधिक उपज के कारण संभव हुई है। उन्नत किस्मों के बीज के निर्माण के कारण जो इस क्षेत्र में रिसर्च और शोध हुआ है, आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण और सरकार के समर्थन के कारण अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमने ये उपलब्धि हासिल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में प्रेस वार्ता की, जहां सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए का सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कहा कि इसमें आय संबंधी कोई शर्त नहीं है, ना ही ब्लू या येलो कार्ड की आवश्यकता है, केवल पंजाब का निवासी होना ही पर्याप्त है। जैसा कि ईशुदन भाई ने बताया कि पंजाब ने पिछले दिनों 10 लाख रुपए पर फैमिली एक यूनिवर्सल, मैं कहूंगा, सेहत योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो मुफ्त करने का प्रावधान है। और इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई इनकम बेस शर्त नहीं है कि आपकी आमदनी इतनी होनी चाहिए, या इसमें कोई नीला कार्ड या कोई पीला कार्ड या कोई ऐसे कार्ड बने हुए हैं, वो कोई शर्त नहीं है। पंजाब का डोमिसाइल जो आधार कार्ड होना चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। बहुत लोगों में उत्साह है ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कार्ड लेने के लिए। पहली बात तो हम ये दुआ करते हैं कि कोई बीमारी किसी को ना हो, भगवान के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं कि सब तंदुरुस्त रहें। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो घर बर्बाद कर देती हैं। बीमार एक मेंबर होता है, लेकिन उसके इलाज में जमीन भी गिरवी रखनी पड़ सकती है, पत्नी के जेवरात भी गहने या बेचने जो है वो पड़ जाते हैं, या फिर ये भी एक हल हो जाता है। मैं बहुत से घरों को जानता हूं कि वो जो बीमार हो गया बुजुर्ग, वो कह रहा है कि मेरा इलाज मत करवाओ, वरना जितने भी हमारे पास कोई संपत्ति है छोटी मोटी, वो भी मेरे इलाज में चली जाएगी। चलो मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम जीते जी बाद में क्या करते रहोगे? घर जो है कर्जे के तले डूब जाता है। आजादी के बाद मतलब बहुत लोगों ने वोट डाले, बहुत पार्टियों ने सरकारें बनाई, किसी ने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये सेहत बीमा योजना जो 10 लाख का कार्ड हम बनाएंगे, उसमें मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं, मेंबरों की गिनती की भी कोई संख्या नहीं, 5 भी हो सकते हैं। आप लिखवा लीजिए कि मेरे इस कार्ड में मेरे 5 मेंबर हैं। कोई भी 1 साल के अंतर्गत कोई भी बीमार हुआ, बुजुर्ग बीमार हुए, 1.5 लाख का खर्चा हुआ, वो सरकार देगी खर्चा। 3 महीने बाद खुदा ना करे, भगवान ना करे, वाहिगुरु सबको तंदुरुस्त रखे, कोई और मेंबर बीमार हो गया, उसका 2 लाख हो गया, करते करते 1 साल में आपका 8 लाख रुपया खर्च हो गया। 8 का 8 लाख जो है वो गवर्नमेंट उसका खर्चा देगी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 1 साल हो गया, तो 10 लाख आपके खाते में और जुड़ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।